चलिए, जो हमने पिछले लेक्चर में शुरू किया था क्लास 10th का रियल नंबर, और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। और ये रियल नंबर का सेकेंड वीडियो है। अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए। और हाँ, वीडियो को चालू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा ही होगा और मुझे भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, तो दोनों का फ़ायदा हो जाए तो उस काम को कर ही दीजिए। आइए तो देर ना करते हुए इसको शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, कल हमने एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसको देखा था। एक टॉपिक और हमने किया था उस पे कि कोई नंबर है, तो रेशनल नंबर, कोई रेशनल नंबर है, वो कितने डिजिट के बाद डेसिमल एक्सप्रेशन में अगर करे, उसका डेसिमल एक्सप्रेशन देखें, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में उसको देखें, तो वो कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट कर जाएगा, वो भी निकालना हमने सीखा था। उसके आगे हम देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ के बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि वर्ड प्रॉब्लम में कैसे कैसे ये यूज होता है। ठीक, उससे पहले एक चीज देख लेते हैं कि जैसे दो नंबर का एलसीएम की बात करें तो एलसीएम ऑफ ए बी, ए और बी क्या है, कोई दो नंबर है, इनटू एचसीएफ ऑफ वही नंबर सेम, ए बी यहाँ है तो ए बी यहाँ भी, ये इसका रिजल्ट एक आता है ए इंटू बी। ऐसा देखा गया कि उसी दो नंबर का एलसीएम निकाला गया, फिर उसी दो नंबर का एचसीएफ निकाला गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो ए इंटू बी के बराबर आया। ऐसा आप चेक कर सकते हैं किसी भी नंबर के साथ। तो ये एक रिजल्ट है, इसको भी याद रखेंगे। इसमें देखिए कितने क्वांटिटी है, ए बी है, उसके बाद एलसीएम है, एचसीएफ है, 1 2 3 4, 4 क्वांटिटी है। 4 में से 3 कोई आपको देगा और एक पूछ लेगा दूसरा। इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस पे वर्ड प्रॉब्लम भी देखेंगे। एक क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए इसी पे है, इसी छोटे से फार्मूला पे। क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स वाई इक्वल टू 180 एंड एचसीएफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 3, देन फाइंड एलसीएम ऑफ एक्स वाई। बस जस्ट फॉर्मूले में पुट कर देना है। एक्स वाई, एलसीएम ऑफ एक्स वाई निकालना है। एलसीएम पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, एक्स वाई लिख देंगे, इनटू एचसीएफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो ये निकालना है एलसीएम ऑफ एक्स वाई। इसमें दिया हुआ है 3, एचसीएफ इसका 3, और एक्स वाई कितना दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ 180। ठीक है, इसमें दे दिया है 180, मतलब एक्स इंटू वाई दे दिया। अब इन 3 क्वांटिटी में से 2 दिया हुआ है, तीसरा निकालना है। तो एलसीएम एक्स वाई इक्वल टू 180/3, ये 3 से काटेंगे तो ये 60 आ जाएगा। 60 एलसीएम इसका कितना हो गया, 60 हो गया। तो इस छोटे से रिलेशन को याद रखें, कभी कभी एक मार्क्स का क्वेश्चन इस पे पूछ लेता है। ये देखिए एक क्वेश्चन है और ये एलसीएम और एचसीएफ का एप्लीकेशन पे है। वैसे एलसीएम पे ही है, एचसीएफ पे नहीं है। देखिए जरा, और आपको इसका पूरा क्लियर करके बताएंगे कि कैसे एलसीएम ही निकालना है हमें। पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए। 3 बेल्स रिंग एट एन इंटरवल 4, 7 एंड 14 मिनट। 3 बेल हैं जो कि एक बेल 4 मिनट के इंटरवल में बजती है, दूसरी बेल 7 मिनट के इंटरवल में बजती है, और तीसरी बेल 14 मिनट्स के इंटरवल पे बजती है। 3 बेल्स रिंग एट 6 AM, 6 बजे क्या हुआ, तीनों बेल बजी। ठीक, व्हेन द 3 बेल्स विल द रिंग टुगेदर नेक्स्ट, तो 6 बजे के बाद फिर कब वो 6 बजे के बाद फिर वो कब बजेगी एक साथ। ठीक, तो पहले तो क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसका मैकेनिज्म समझेंगे कि कैसे ये बजती है इतने इंटरवल के बाद। ठीक, तो
टाइम पीरियड आफ्टर विच थ्री बेल्स रिंग टुगेदर, कितने टाइम के बाद मतलब एक साथ बजेगी वो देख लेते हैं। रिंग टुगेदर, तो इसका हो जाएगा एलसीएम ऑफ 4 7 14। तो 4 7 14 का एलसीएम अगर निकाले हम तो निकाल लेते हैं एलसीएम। 2 आ गया, ये 7 ये 7, फिर 7 से निकालेंगे तो ये 2 और ये 1 देखिए 2 7 जा 14 और इंटू 2 56 आ गया। एलसीएम कितना आ गया 56 नहीं है, ये 2 इंटू 7 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 7 14 इंटू 2 28 इसका एलसीएम हुआ। अच्छा एलसीएम 28 हुआ, इसका मतलब ये 28 के मिनट के बाद क्या होगा, फिर से एक साथ बजेगी। तो 28 मिनट, हेंस थ्री बेल रिंग टुगेदर आफ्टर 28 मिनट। तो कितने बजे बजेगी, 6 बजे बजी थी तो 6:28 में बजेगी। इसलिए टाइम एट विच थ्री बेल्स रिंग टुगेदर सेकेंड टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम तो 6 बजे बजी थी, सेकेंड टाइम कितने बजे मतलब नेक्स्ट मतलब सेकेंड टाइम इक्वल टू 6:28 AM। अच्छा ये आंसर तो समझ में आया होगा कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्यों एलसीएम निकालना है उसको भी समझ लेते हैं। ठीक, पहले तो एलसीएम निकालना है ये समझिए, उसके बाद क्यों निकालना है वो समझाते हैं। अच्छा तो अब समझ लेते हैं एलसीएम ही क्यों निकालेंगे इस बात को। देखिए पहली बेल की बात करें तो फर्स्ट बेल की बात कर लेते हैं पहले। फर्स्ट बेल जो है पहली बार बजेगी, पहली बार कब बजेगी, 6 बजे 6 AM पहली बार फर्स्ट। सेकेंड टाइम कब बजेगी, सेकेंड टाइम बजेगी ये देखिए 6:04 पे, मतलब कि इंटरवल लिखते जाते हैं हम। फर्स्ट बेल किस तरह बजेगी, 6 बजे, उसके बाद 6:04 पे बजेगी, फिर उसके बाद 6:08 पे बजेगी। फिर इसी तरह से चलते चलते जाएगी और 6:28 पे, फिर उसके बाद 6:32 पे, इस तरह से ये बजेगी। इसका टाइम इंटरवल इसी तरह से रहेगा। सेकेंड बेल का थोड़ा समझ लीजिए। सेकेंड बेल में देखिए आप, सेकेंड बेल 6 बजे बजेगी, उसके बाद 6:07 पे, उसके बाद 6:14 पे, उसके बाद 6 इसी तरह से ये चलते चलते इसके बाद आगे आ जाएगी 6:21 और उसके बाद 6:28, फिर उसके आगे जाएगी 6:35 7 मिनट के इंटरवल पे बज रही है। थर्ड बेल का देख लीजिए, थर्ड बेल कब बजेगी, 6 बजे, उसके बाद बजेगी 6:14 में, ठीक, और उसके बाद बजेगी 6:28 में, ठीक, उसके बाद बजेगी 6:42 में, ठीक। अब देखिए समझिए बात कि तीनों एक बार कब मिल रहे हैं, 6:28 में, ये भी 6:28 में मिल रहा है, ये भी 6:28 में मिल रहा है। इसके आगे भी मिलेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है पहली बार तो 6 बजे बजे, इसके बाद नेक्स्ट टाइम कब साथ में बजेंगे तो 6:28 समझ रहे हैं बात। तो ये सभी कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन मल्टीपल हो रहा है, सभी का कॉमन मल्टीपल हो रहा है, तो वो भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, समझे। उसके बाद जो आएगा वो एलसीएम है उसका, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं इस बात को। ये जो है ना, ये टाइमिंग, ये सब क्या है, कॉमन मल्टीपल है। कॉमन तो है लेकिन लिस्ट भी है। एक बार तो 6 बजे बजा, लेकिन 6 बजे के बाद जो भी कॉमन आएगा उसमें सब में क्या है, ये लिस्ट है, समझे। इसलिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं वहां पे।
इस तरह का क्वेश्चन और भी मिल सकता है आपको कि 2 स्टूडेंट है, फील्ड का चक्कर लगा रहे हैं और एक को 14 मिनट टाइम लगता है फील्ड का चक्कर लगाने में, दूसरे को 21 मिनट चक्कर लगाने में लगता है। तो इतना बजे दोनों ने शुरू किया चक्कर लगाना और उसके बाद फिर कितने मिनट के बाद वो दूसरा बार फिर से उस पोजीशन पे आएंगे जिस पोजीशन से शुरू किए थे। तो वो सब क्वेश्चन भी इसी तरह का होता है, समझ गए बात। तो इस तरह के क्वेश्चन में एलसीएम निकाल लिया जाता है। ये सब नहीं किया जाता है, डायरेक्ट एलसीएम निकाल लिया जाता है। ये तो हम समझा रहे थे कि क्यों एलसीएम निकालते हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे अब फिर देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग अब सीखेंगे कि किसी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। जैसे √2 को इरेशनल प्रूव करना है, √3 को इरेशनल प्रूव करना है, उसको बोलते हैं हम लोग इरेशनलिटी ऑफ ए इरेशनल नंबर, टू प्रूफ इरेशनलिटी ऑफ एन इरेशनल नंबर। तो उसको प्रूव करने के लिए एक थ्योरम की जरूरत पड़ती है हमें। उससे पहले हम इस थ्योरम को देख लेते हैं। थ्योरम क्या कहता है, इफ़ p इज ए प्राइम नंबर, p क्या है, कोई प्राइम नंबर है। इफ़ p इज ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, p प्राइम नंबर है, a पॉजिटिव इंटीजर है। यदि हमारा p प्राइम नंबर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, डिवाइड करने का मतलब पूरा डिवाइड करता है, तो p क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। एक बार और सुनिए, p यदि a स्क्वायर को डिवाइड करता है, p क्या है, प्राइम नंबर है, a इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। इसको समझ लेते हैं थोड़े एग्जाम्पल से हम। देखिए जरा, जैसे 2 क्या है, p प्राइम नंबर है, तो 4 का स्क्वायर और ये 2, ये 4 का स्क्वायर कोई पॉजिटिव इंटीजर है 4 और 4 का स्क्वायर को 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 16/2 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, समझे बात। और उसके बाद देखिए, तो 4 को भी क्या करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 2 आ गया, समझे। अच्छा, अब समझेंगे कि सर ये प्राइम नंबर नहीं हो तो अब क्या हो सकता है, कुछ गड़बड़ हो सकता है क्या। तो हाँ, गड़बड़ हो सकता है। अगर ये प्राइम नंबर नहीं हो, नीचे में जो डिनोमिनेटर में है, तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, यदि हम क्या करें कि जैसे 2 का स्क्वायर को क्या करेगा, 4, यहाँ प्राइम नंबर के जगह पे हम 4 ले लिए, गलती की है, प्राइम नंबर नहीं ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या होता है। तो 2 के स्क्वायर को 4 तो डिवाइड करेगा, 1 आएगा, लेकिन 2 को जो है 4 डिवाइड नहीं कर पाएगा। देखिए यहाँ पे 2 को 4 डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्या हो जाएगा, डेसिमल में आएगा इसका, तो ये डिवाइड नहीं कर पा रहा है, समझे बात। इंटीजर में ही आना चाहिए डिवाइड होने के बाद, ठीक। तो ये नेसेसरी है कि हमेशा हमें क्या लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में p ही लेना पड़ेगा, वहीं लिखा हुआ है इफ़ p इज ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन p ऑल्सो डिवाइड a। यदि a स्क्वायर को p डिवाइड करता है तो a को भी p डिवाइड करेगा, लेकिन p के जगह पे आपने 4 रख लिया जो कि प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा, समझे। चलिए यूज करते हैं इसको, अब हम लोग इरेशनलिटी प्रूव करने में यूज करेंगे। तो देखिए आगे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर प्रूव करना है हमें, तो क्या मान लेंगे हम लोग, एक होता है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। किस कंट्राडिक्शन के द्वारा हम प्रूव करते हैं, समझे। इसको कंट्राडिक्शन के द्वारा हम लोग प्रूव करते हैं। कंट्राडिक्शन क्या कि √3 तो इरेशनल नंबर है, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशनल मान लेंगे ज़बरदस्ती। मतलब जो नहीं है उसको मानना तो ज़बरदस्ती ही हुआ, तो ज़बरदस्ती इसको हम लोग मान लेंगे रेशनल नंबर, एजूम या लेट लिख सकते हैं, लेट। सॉल्यूशन अब हो रहा है, देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार। लेट √3 इज ए लिखेंगे, एन नहीं, इज ए रेशनल नंबर। मान लिया कि √3 क्या है, रेशनल नंबर है, देन वी कैन राइट √3 as p/q in their simplest
सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं √3 इक्वल टू a अपॉन बी, वेयर b नॉट इक्वल टू 0 और क्या क्या होगा a, b आर को प्राइम, तभी तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये √3 रेशनल नंबर है तो हम उसको रेशनल के रूप में p/q के रूप में लिख सकते हैं, और वो p/q क्या होगा, a भी हमने मान लिया सिंपलेस्ट फॉर्म में, और a और b क्या होगा, को प्राइम कहने का मतलब कि ऐसा दो नंबर जिसका HCF 1 हो उसको बोलते हैं को प्राइम। तभी तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा 1 के अलावा, समझे। तो को प्राइम कहने का मतलब कि 1 और अपने 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर इसका नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। ठीक, किसका, a और b का। ठीक, तो √3 इक्वल टू a/b। अब हम क्या लिखेंगे, √3, अब इस b को इधर ले जाते हैं, इंटू b इक्वल टू a। ठीक, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, √3b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² लिख लीजिए इधर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 3b² इक्वल टू a²। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे b² इक्वल टू a²/3, b² इक्वल टू a²/3, मतलब कि ये 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और a² कोई इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर, जैसे यहाँ पे को प्राइम था तो पॉजिटिव इंटीजर होगा ये a², और इसको क्या कर रहा है, जैसे a²/3 लिखे और वो इक्वल आ रहा है b² के, इसका मतलब है कि 3 जो है ना a² को डिवाइड कर रहा है, तभी तो ये b² कोई कोएफिशिएंट आ रहा है डिवाइड होने के बाद। देखिए a² को 3 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तभी तो b² आ रहा है। इसका मतलब कि है a² को 3 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। देखेंगे हियर a², 3 डिवाइड्स a², so 3 also divide a। इसको लिखते हैं फ्रॉम थ्योरम, जो थ्योरम हम लोग इसको पहले पढ़े हैं, फ्रॉम थ्योरम। ठीक, अच्छा, अगर ये डिवाइड कर रहा है इसको, a² 3 को डिवाइड कर रहा है तो 3 भी क्या करेगा, a को डिवाइड करेगा, समझे। a² को 3 डिवाइड कर रहा है तो a को भी क्या करेगा, 3 डिवाइड कर देगा। इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a/3 जब डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा, तो मान लेते हैं c, मान कह दिया इसको c, तो a/3 इक्वल टू c है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको 1 मान लेते हैं, पुट a इक्वल टू 3c इन 1, a इक्वल टू 3c इन 1। अब 1 में रखते हैं, a इक्वल टू 3c इन 1 में रखेंगे तो देखिए यहाँ पे रखने के बाद कुछ इस तरह से होगा कि 3b² इक्वल टू a² के जगह पे, a के जगह पे 3c रखना है, तो 3c रखेंगे तो 3c का स्क्वायर, देख लीजिए a के जगह पे क्या रख रहे हैं, 3c रख रहे हैं, वहाँ देखिए a के जगह पे 3c, तो 3b² इक्वल टू 9c² हो गया। तो b² इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, मतलब कि 3c², b² इक्वल टू 3c² आ गया। फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि c² इक्वल टू क्या आ जाएगा, b²/3। अगेन देखिए वही चीज़ आ गया कि यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 जो है b² को डिवाइड कर रहा है, तो 3 क्या करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। अगेन b3 डिवाइड्स b², सो 3 ऑल्सो डिवाइड b, मतलब कि 3 क्या करेगा, b को भी डिवाइड करेगा जब b² को डिवाइड कर रहा है। तो 1/2 से जब आप देखेंगे, 1/2 से जब देखेंगे तो क्या आपको मिलेगा कि a जो है, 3 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ से देखेंगे तो 3 जो है b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कि 3 जो है a और b का कॉमन फैक्टर है, तभी तो दोनों को डिवाइड कर रहा है।
और हमने क्या मान के चला है कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तभी तो कोप्राइम है, कोप्राइम मान के चला। और यहाँ शो हो रहा है कुछ अलग चीज़ कि इनके बीच में क्या है, 3 एक कॉमन फैक्टर है। ये कंट्राडिक्शन हो गया कि हमने कोप्राइम माना था उसको, ये ए बटा बी कोप्राइम, और वो कंट्राडिक्शन करने लगा कि नहीं 3 तो हम फैक्टर है उसका। ये कंट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने गलत एजम्पशन लिया हुआ है। कंट्राडिक्शन आ गया मतलब गलत एजम्पशन लिया हुआ है। तो इस बात को हम लोग लिखेंगे, और लिखने के लिए थोड़ा अभी जगह नहीं है तो ऊपर से थोड़ा मिटाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसमें कि फ्रॉम 1 and 2 it is clear that 3 is at least one common factor of A and B, but it contradict the fact that A, B are co-prime। ये क्या कंट्राडिक्ट कर रहा है कि ए और बी क्या है, को-प्राइम है। और यहाँ तो आपने दिखा दिया कि 3 क्या है, इसका एक कॉमन फैक्टर है ए और बी के बीच। लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption, तो हमारा रॉन्ग एजम्पशन हो गया कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। हैंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये लिखना होगा इतना कमेंट। आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे आप अपनी भाषा में इरेशनल नंबर लिख देंगे, प्रूफ्ड। ठीक, आपको एक होमवर्क दे देते हैं इसके बाद, ऐसे ही सेम आपको एक होमवर्क दे देते हैं। लिख लीजिए ये होमवर्क। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इस क्वेश्चन को प्रूव कीजिए ऐसे ही सेम मेथड पे, और अगर कोई दिक्कत है तो हमें बताइए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर से हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा प्रयास आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय।